जाता है। टूट चुके थे हम भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी जान तो बची थी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया, ठीक है आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल तो मेरा दिन आने वाला ही है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ। और इसके बाद हॉस्पिटल के बेड से जब लोग ये हॉस्पिटल करीब 4 महीने हम थे, हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब लोग ये सोचते मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना, अपनी मतलब नौकरी करना है, नौकरी ऑफर भी था, तो मुझे ये सब दिमाग में नहीं आ रहा था कि मुझे नौकरी करना, जीवन यापन, ये सब दिमाग में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें चल रही थी कि मुझे इनका जवाब कैसे देना है और माउंटेनिंग कैसे, एवरेस्ट कैसे क्लाइंब करना, सिर्फ 2 बातें। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने घर जाने की बजाय, अपनी माँ से मिलने की बजाय, भाई साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि मैडम बछेंद्री पाल से मिलते हैं। उसके पहले मैम बछेंद्री पाल से मिलने के पहले हमने माउंटेनिंग का प्लान हम भाई बहन मिलके बना चुके थे। हॉस्पिटल के बेड से जब मेरा प्रोस्थेटिक लेग भी नहीं लगा था, दूसरे पैर में रॉड डाल दी गई थी, लेकिन प्लान कर चुके थे कि करना है। भी प्लान बनाने में और करने में बहुत अंतर होता है। जब लोगों के सामने आप सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, सही गाइडेंस में स्पॉन्सरशिप की बात थी, ट्रेनिंग और स्पॉन्सरशिप, जब जब हम लोगों के पास गए, हर किसी ने मुझे बोला कि पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम नहीं कर सकती हो ये, तुम मान लो कि तुम्हारा पैर कट चुका है, तुम अब नॉर्मल इंसान की तरह नहीं काम कर सकती हो। गलती उनकी भी नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था ऐसा। हमारे साथ क्या होता, जब तक हम एक एग्जाम्पल उठा के ना दे दें, लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। मुझे जब एक्चुअली क्या होता हमारे साथ, जब हम किसी टारगेट के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो आपके साथ चलते हैं, एक जो आपको खींच के अपने बराबर लाके खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम डिफाइन कैसे करते हैं उसको। वो तो नेगेटिव बोल ही रहा है, हमको कैसे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। मैंने हर बार लोगों की बातों को चैलेंज के रूप में लिया, हमेशा चैलेंज के रूप में कि ठीक है आपने देखा नहीं इसलिए आप आज बोल रहे हो, एक बार ऐसा आएगा कि हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप मुझसे आके ये बात बोलेंगे कि हाँ रुनिमा तुम्हें वो बात थी, तूने कर दिखाया। बाद में फिर वही चीजें फिर हुई भी। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा रेलवे स्टेशन हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के हम गए थे। मेरे पास रिजर्वेशन कराने का भी नहीं था कि मैं रिजर्वेशन भी करा पाऊँ। हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के गए थे और पूरी रात सीट में मुंह छुपा के रोए थे कि आज ये दिन आ गया, मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। सुबह जमशेदपुर पहुंचे मैडम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया है, वो भारत की पहली महिला है। उनसे मिले तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे देखा वो भी एकदम सरप्राइज थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला रिमा तूने ऐसे हालात होने के बाद भी तूने एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, तो सिर्फ लोगों के लिए है। बाहर की, मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की वो एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात और भी बोला कि तुम्हारे सोच लेने से, तुम्हारे इमोशन में आके फैसला लेने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं इमोशन में आके मैं फैसला नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है, मैं एवरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे करना, बस आप ये प्रॉमिस करिए कि आप मुझे ट्रेन करेंगे। तो ठीक है, ऐसे नहीं, माउंटेन में आओ तब देखते हैं। सच में जब ट्रेनिंग के दौरान हम गए, माउंटेन में पहुँचे, मेरे लिए रोड हेड से बेस कैंप आना ही बहुत बड़ी बात थी। एक एक कदम चल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियाँ जुड़ी नहीं थी, लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था। जैसे ही हम प्रेस करते थे तो मतलब इतना घाव जो था इतना मतलब ताज़ा था अभी, जोर से अगर प्रेस करते थे तो ब्लड निकलने लगता था। ये स्थिति थी। जो रास्ते लोगों को 1 से 1.5-2 मिनट लगते थे क्रॉस करने में, मुझे 1-1, 2-2 घंटे लग जाते थे। लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी, चलते रहे। जब ट्रेनिंग के दौरान की बात बताएं हम आपसे कि रास्ते में चलते चलते मेरे पैरों से, स्टंप से मेरे ब्लड आने लगता था, कट जाता था पूरा, तो टाइम मेरा वेस्ट हो जाता था। उसको खोल के देखते थे हम कि मेरे पैरों से तो ब्लड निकल रहा है, मैं कैसे चलूँ। और मेरे साथ के जितने लोग थे निकल जाते थे, आगे निकल जाते थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चलती थी कि प्लान एवरेस्ट का किया है, मैं एक छोटा सा पीक नहीं सबमिट कर पा रही हूँ और इनके बराबर भी नहीं चल पा रहे, तो हम करेंगे कैसे।
उसी दिन ये संकल्प लिया कि ठीक है, अगर मेरा दिन भर का काम है, पूरे दिन मैं अपने पैर नहीं खोलूँगी, चाहे वो ब्लड निकले, ब्लिस्टर पड़े, कुछ भी पड़े। और आज की डेट में कि वो स्टम्प इतना हार्ड हो चुका है कि अब तो निकलता ही नहीं है ब्लड। चाहे जितना दौड़ूँ, चाहे जितना भागूँ, ब्लड निकलता ही नहीं है। ऐसे किसी पीक के लिए हम सारे लोग बेस कैंप से एक साथ निकलते, किसी पीक के लिए 14-15 हज़ार की हाइट तक के लिए लेके जाते थे। वो सारे लोग मुझसे ये कह के निकल जाते कि अरुणिमा धीरे धीरे आओ। हम हमारे भाई साहब धीरे धीरे करके आते थे। और एक चीज़ हम और बताएंगे आप लोगों की, सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? चाहे हम आके यहाँ आपको चाहे जो बता दें, चाहे और भी बहुत बड़े बड़े स्पीकर को आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ा स्पीकर आप खुद, सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद होते हो। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता आपको उस लक्ष्य को पाने में। मेरे साथ वही होता था कि मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि कोई बात नहीं, तू अभी उस लायक नहीं है कि तू इनके बराबर चल पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे आगे चलेगी। और आने, क्योंकि मैं लगातार वही चीज़ करती थी, हर 2 दिन पे मैं ऊपर, हर 2 दिन पे ऊपर, यही चीज़ मैं लगातार करती थी। और कोई काम ही नहीं था, सिर्फ मेरे दिमाग में वीडियो की तरह वो सारी बातें, मतलब मेरे पूरे रग रग में वो चीज़ माउंटेन एवरेस्ट ही था उस समय। किसी कुछ दिन बाद, मतलब करीब 8 महीने बाद बेस कैंप से हम सारे साथ में निकलते थे। मुझे अपना पेस भी चेक करना रहता था, हम फटाफट भागते थे, टॉप पे पहले पहुंचते थे और ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग पीछे से आ रहे हैं। खुशी होती थी मुझे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी तब होने लगी जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते थे, मैडम खाते क्या हो, ये बता दो खाते क्या हो। तब और खुशी होती थी कि हाँ अभी मैं एवरेस्ट के लिए थोड़ा फिट हूँ। मतलब ये सब चलता रहा। लास्ट में जब, और टाटा स्टील ने मुझे फुल स्पॉन्सर दिया एवरेस्ट के लिए, और मैम से एमडी ने पूछा कि एमडी सर ने पूछा कि आप श्योर हो कि हाँ अरुणिमा सबमिट कर पाएगी? उन्होंने कहा हाँ मैं 100% श्योर हूँ, कर पाएगी वो। जब हम काठमांडू पहुँचे नेपाल, तो लोकल गाइड होता है शेरपा, जब शेरपा को ये बात पता चला कि अरुणिमा का प्रोस्थेटिक लेग है, दूसरे में रॉड है, उसने बोला मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से तो मैं भी, मेरी भी जान जाएगी। किसी तरीके से उसको मनाया गया, बताया गया कि ट्रेनिंग किया है, ऐसे नहीं आई है, प्रॉपर नेहरू, एशिया का सबसे जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है नेहरू, NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स किया था। पूरा करने के बाद तब गए थे वहाँ पे, किसी तरीके से वो माना। आपने जो देखा होगा टीवी पे या फिर वो पिक्चर में जो दिखता है ना, वो ब्लू और ग्रीन आइज दिखता, जितना सुंदर है उतना हार्ड वो, उतना, या एक पैर आप रखिए तो स्लिप करेगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है, सिर्फ आपको वो आपको चैलेंज करता है। हम इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक तो मैं सबसे आगे थी, लेकिन जैसे ही वो ब्लू आइस शुरू हुआ और आइस वॉल पे क्लाइंबिंग करके मुझे ऊपर जाना है। लोग फ्रंट क्रैम्पोन होता है स्नो बूट के नीचे में ऐसे लगता है, स्पाइस शू अगर आपने देखा होगा उसी में छोटे छोटे कांटे, उसी क्रैम्पोन में बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं जो आइस में ग्रिप बना बना के चलता है। जब फ्रंट पॉइंटिंग हम मारते हैं और सारे लोग फ्रंट पॉइंटिंग मार मार के फटाफट चल, मैं जब लेफ्ट लेग से फ्रंट पॉइंटिंग मारती ऐसे करके मेरा पैर मूव हो जाता था, एक मारे ऐसे मूव हो जाता, कभी कभी तो पूरा का पूरा पैर ही मूव हो गया। शेपा एकदम की आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि ये तो पैर ही तेरा घूम गया, अभी कैसे चलेगी आगे की। मैं उसमें, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरा पैर है, जैसा चाहूँगी वैसा चल, अपने मन से नहीं चलेगा। मुझे भरोसा था अपनी ट्रेनिंग पे, अपने इक्विपमेंट्स पे, खुद पर और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा था मुझे। मैं रोप में लटके लटके अपने पैर को सही करती थी और फिर से मैं आगे बढ़ती थी। 1 बार 2 बार 3 बार हिट करने के वॉल में, आइस वॉल में वो चीज़ें टूट जाती थी, बर्फ के टुकड़े थोड़ा थोड़ा टूटते थे, तब जाके मैं होल जब हो जाता तब पैर रख के ऊपर जाती। इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। इस तरीके से चलता बेस कैंप टू कैंप 1 कुंभू ग्लेशियर, मुझे दरारें रहती थी, मुझे अगर जंप करना रहता था तो जंप करते वक्त भी सोचना पड़ता था। लैडर रहता था, लैडर पे पैर रखने की बजाय कभी कभी हम इधर उधर रख देते थे। मुझे अपने लेफ्ट लेग से पता नहीं चलता कि मैं पैर रख के कहाँ खड़ी हूँ। कभी कभी ये भी होता
होता है कि भीड़ है अगर तो मैं किसी के पैर पे हम आराम से खड़े रहती हूँ और मुझे पता नहीं था, जब अगला चिल्लाता है तब मुझे पता चलता है। तो सेम वहाँ तरीके से था तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैं पैर कहाँ रख रही हूँ। तो कभी कभी गलती से मैं गिर भी जाती थी। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं। कैंप 4 तक तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद कैंप 4 के ऊपर एकदम वर्टिकल 3500 फीट 3500 फीट सिर्फ है, लेकिन वो 3500 फीट हिला देने वाला है। और उस 3500 फीट को डेथ जोन एरिया भी बोलते हैं। माउंटेन में हमेशा क्लाइंबिंग रात में करते हैं, क्योंकि दिन में वेदर पूरी तरीके से खराब हो जाता है, रात में वेदर शांत होता है, इसलिए हम लोग हमेशा रात में क्लाइंबिंग करते हैं। मुझे रात को कैंप 4 से रात को निकलना था मेन समिट के लिए। जब मैं अभी कैंप 4 से हम थोड़ा दूर ही चले थे तो मेरी हेडलाइट जो थी वो जिधर ही जा रही है उधर मुझे डेड बॉडीज नजर आ रही है। इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई, 99 की डेड बॉडीज, और एकदम पूरा सब कुछ ठीक ठाक है उसका। पूरे कम से कम 10 लाख के इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं उसमें। माउंटेनिंग के इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं, 10 लाख के इक्विपमेंट्स पहन रखे, लेकिन वो मरा हुआ है, कोई छूता नहीं है उसको। और जिधर कोई ऐसे पत्थर के नीचे में पड़ा है, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का पैर दिख रहा है, ऐसे अजीब मंजर था जो मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने 22,500 तक मैंने प्रैक्टिस की थी ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन उसके आगे हम गए नहीं थे। मेरे लिए एकदम नया था। अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हिम्मत धरी तब रह जाती है जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, और ये बात दिमाग में आती है कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एकदम मतलब अंदर डिसीजन ले पाना इतना मुश्किल होता है कि जिस चीज़ के लिए ये मर चुका है हम उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। इतना मुश्किल डिसीजन होता है कि समझ में नहीं आता क्या करूं, वापस जाऊं या फिर आगे अपने गोल के लिए आगे बढ़ूं। लेकिन जब आपका गोल आप पर हावी होता है, आपका गोल आपका जुनून होता है, आपका गोल आपका पैशन होता है, आपका गोल आपका जिद होता है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ऐसी चीज़ें भी कुछ नहीं कर पाती, कितनी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तब भी वो रोक नहीं सकती। मैं खुद 10 से 15 सेकंड मैं खुद डिसीजन नहीं ले पा रही थी। करीब 10 से 15 सेकंड मैं वहाँ पे खड़ी हुई। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसे स्वामी जी ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं तो वाकई में वीक होते चले जाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे ये लोग मर चुके तो शायद मैं भी मर जाऊँ, तो वाकई में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी कि आप कुछ देर बाद सच में कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। मैंने उन सब से इतना बोला जैसे, और एक चीज़ एक ओलंपिक, जैसे एक एथलीट का सपना ओलंपिक होता है, एक क्रिकेटर का सपना वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही एक माउंटेनियर का सपना एवरेस्ट होता है। कहीं ना कहीं से उनके सपने पूरे नहीं होते। मैंने ये प्रॉमिस किया उन सारों से, सारी डेड बॉडीज से, कि मैं आपके सपने को पूरा करूँगा और जिंदा वापस जाऊँगी। एवरेस्ट सबमिट करना आसान है, लेकिन वहाँ से जिंदा आना ये आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं। जो इतना ही नहीं, कुछ दूर 2-4 कदम हम और चले थे तो एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा था, मुंह से ऐसे आवाज़ आ रही थी। बॉडी ब्लू पड़ चुकी थी एकदम, स्नोफॉल तेजी से हो रहा था और उसका हाथ हल्का हल्का हिल रहा था। इतना मुश्किल था कि मैं नहीं ले पा रही थी फैसले कि मैं क्या करूं। कुछ देर बाद जब तक हम उसके और करीब पहुंचते तब तक वो एकदम मतलब बॉडी उसका हिलना भी बंद हो चुका था, खत्म हो चुका था। बाद में वो जगह ही नहीं है, बीच रास्ते में है, वो इधर इधर से जा ही नहीं सकते, बॉडी को लांग के जाना पड़ता है माउंटेनियर को। मैं खुद उस बॉडी को फिर लांगी और आगे गई। हिलेरी स्टेप पूरे टाइम में वही बात सोचते गई। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं पहुंची तो मेरे शेरपा ने मुझे एक जोर सा बड़ा सा एक कहते झटका दिया। उसने मुझे बोला कि अरुणिमा तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा, वापस चलो। हिलेरी स्ट्रिप के बाद एवरेस्ट समिट है, सामने से दिखता है, लेकिन जाते थोड़ा घूम के हैं, सामने सीधा सीधा नहीं जा सकते।
आपके सामने आपका गोल हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि वापस चलो,